आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट ए करेंगे 8। तो इस पार्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड इकोनॉमी को दोबारा से रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उसकी वजह से कितनी वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित हुई थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमी और भी ज़्यादा बुरी हालत में चली गई थी वर्ल्ड की। तो रीबिल्डिंग से पहले जरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं। तो ये दूसरा विश्व युद्ध था, ये लड़ा गया था टू ग्रुप्स के बीच में, दो समूह के बीच में। पहला एक्सिस पावर जिसमें कि जर्मनी हो गया, जापान हो गया और इटली हो गए, और दूसरा अलाइड पावर्स जिसमें कि यूएसए, यूएसएसआर हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये एक तरफ थे। तो ये जो लड़ाई थी ये 6 इयर्स यानी कि लगभग 6 साल तक चली थी, 1939 से 1945 तक। और ये लड़ाई लैंड, एयर और सी पे, यानी कि लैंड पे बड़ी बड़ी गन्स थी, बड़े बड़े टैंक्स थे, सी में बड़े बड़े वॉरशिप के बीच में और सबमरीन्स के बीच में, और एयर में बड़े बड़े फाइटर जेट्स, इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई। यानी कि टेक्नोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही एडवांस वेपन्स यूज जो है वो किए गए थे। इस वॉर में ऑलमोस्ट 60 मिलियन लोग जो है वो मारे गए थे, यानी कि 6 करोड़ लोग जो है इसमें मारे गए थे, जो कि 1939 में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 3% जो थी। इसके अलावा जो है मिलियंस यानी कि लाखों की संख्या में जो है लोग इंजर्ड हुए और डिसेबल्ड हो गए, यानी कि जो है हैंडीकैप हो गए। ठीक है, उसके बाद जो डेथ थी वो सिर्फ बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में ही नहीं हुई थी, बल्कि उसके बाहर भी बहुत सारी मौतें हुई थी सिविलियंस की, जैसे नागरिकों की, वॉर रिलेटेड रीजंस की वजह से, युद्ध संबंधी कारणों की वजह से। यानी कि जहाज आते थे ऊपर से और जो बड़े बड़े शहर थे उन पर बमबारी करके, जिसमें कि निर्दोष लोग बहुत ज़्यादा मारे जाते थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों। इसके बाद बड़े बड़े पार्ट्स, बड़े बड़े जो भाग थे एशियन कॉन्टिनेंट के, एशियाई महाद्वीप के और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, वो भी जो है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। उसके बाद सिटीज़ की बात करें तो, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो टोक्यो हो, चाहे वो लंदन हो, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोटली तबाह हो गए थे। वो उनका कारण था एरियल बॉम्बार्डमेंट, यानी कि जहाज ऊपर से बम गिराते थे, और आर्टिलरी अटैक्स यानी कि टैंक्स की वजह से भी जो है, बैटल टैंक्स की वजह से भी बड़े बड़े शहर जो है वो तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, यानी कि आर्थिक क्षति हुई। जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत ढांचा था, जैसे कि रेलवेज हो गई, रोड हो गए, कम्युनिकेशन हो गई, ये तो तबाह हो गई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी तबाह हो गई, ट्रेड भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस जो है वो हुआ था। इसके बाद इसकी वजह से जो है लोगों में सोशल अनरेस्ट यानी कि लोगों में जो है अशांति फैल गई थी। ठीक है, और इस अशांति को दूर करने के लिए, या इतना जो डैमेज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, उसको दूर करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन की बात होने लगी, यानी कि पुनर्निर्माण की बात होने लगी। ठीक है, पुनर्निर्माण की बात करने से पहले जरा 2 क्रूशियल फैक्टर्स पढ़ लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के। तो पहला तो है यूएस की इमरजेंस एक सुपर पावर के रूप में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में, यानी कि यूएसए जो है एक सुपर पावर बन गया था, वो हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे मिलिट्री पावर। उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए का कोई भी कंपटीटर नहीं था। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, तो सोवियत यूनियन की भी या यूएसएसआर की भी जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसका भी जो इन्फ्लुएंस है या प्रभुत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसने भी नाजी जर्मनी को यानी कि हिटलर को हराने में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया था। सोवियत यूनियन को एक बैकवर्ड कंट्री जो है वो बोला जाता था, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी थी वो टोटली एग्रीकल्चरल पे बेस्ड थी, यानी कि कृषि पे आधारित थी उसकी अर्थव्यवस्था। पर उसने धीरे धीरे अपने आप को एक वर्ल्ड पावर में, वैश्विक शक्ति के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म, बदलना जो है वो शुरू कर दिया था। जब उस समय जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड यानी कि जो पूंजीवादी देश थे वो ग्रेट डिप्रेशन में फंसे हुए थे, यानी कि जब पूंजीवादी देश वैश्विक महामंदी में फंसे हुए थे, उस समय सोवियत यूनियन ने अपने आप को डेवलप किया और एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर कर आया।
अब बात करते हैं पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट या एग्रीमेंट क्या था और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस क्या थे। तो जो इंटरवॉर पीरियड था, यानी कि दो महायुद्धों या विश्व युद्धों के बीच का जो समय था, उस समय से सीख लेकर के उस समय के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने दो कंक्लूजन निकाले थे, दो निष्कर्ष निकाले थे। पहला तो ये कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब तक सरवाइव नहीं कर सकती जब तक वो मास प्रोडक्शन नहीं करेगी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी से मतलब है कि जो सोसाइटी टोटली इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो, यानी कि उद्योगों पे निर्भर हो, ऐसा समाज। और वो समाज जब तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा जब तक कि मास प्रोडक्शन नहीं होगा। और मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजप्शन जरूरी है, यानी कि लोग अगर कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो मास प्रोडक्शन का भी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। और मास कंजप्शन के लिए हाई और स्टेबल इनकम्स होनी बहुत जरूरी है, यानी कि ऊंची और स्थायी आय होनी जरूरी है। और स्थायी इनकम्स होने के लिए स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, यानी कि स्थायी रोजगार भी होना जरूरी है। ठीक है। और एक बात और आई निकल करके सामने कि जो मार्केट्स हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टेबल एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट देने का, बल्कि गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का। गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है मिनिमाइज कम कर सकती है फ्लक्चुएशंस, जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो चाहे प्राइसेस कीमतों से रिलेटेड हो या फिर आउटपुट से यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार से रिलेटेड हो। यानी कि इनमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको अगर गवर्नमेंट कम करती है तो कहीं ना कहीं जो है फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होती है मार्केट में या इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है। इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट में भी देने में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती है, रोल प्ले कर सकती है। वैसे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास पावर हो और वो कैपिटल गुड्स और लेबर फ्लो को जो है वो कंट्रोल कर सके अच्छे से। तो दूसरा पॉइंट ये था। उसके बाद जो पोस्ट वॉर पीरियड का यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था, उसमें जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसके दो मेन मोटिव्स थे। पहला तो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाना। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जो है वो स्टेबल रहे, उसको फ्लक्चुएट ना करे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, ठीक है, यानी कि जो वेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उनमें। इसके लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया 1944 या जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर यूएस में। और इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोला गया और इसका दूसरा नाम जो है वो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप किए गए या एस्टेब्लिश किए गए। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ठीक है, जो कि क्या देखेगा, वो जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनके एक्सटर्नल सरप्लसेस यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी देख रेख करेगा, और डेफिसिट्स यानी कि जो उनके नुकसान हो रहे हैं उनकी देख रेख करता है। दूसरा वर्ल्ड बैंक, जिसको हम तो एक दूसरे नाम से बुला सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या था, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पुनर्निर्माण करना इकोनॉमी का, यानी कि इकोनॉमी को दोबारा से उसके पैरों पे खड़ा करना, ठीक है। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ ही एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। और 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोला गया, ठीक है। इसके बाद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने जो अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस यानी कि इन दोनों ने जो काम करना शुरू किया वो किया 1947 से, ठीक है। और इनके डिसीजन मेकिंग में यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन मेकिंग में जो इंडस्ट्रियल पावर्स थी यानी कि स्पेसिफिकली US से, उसका बहुत बड़ा रोल था, यानी कि उसको वीटो पावर थी, यानी कि वो इनके डिसीजंस को रोक भी सकती थी। USA को वीटो पावर थी और जो वर्ल्ड बैंक और IMF के डिसीजंस को जो है वो रोक सकते थे।
इसके बाद जो उस समय का पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के बाद का इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था, वो उसमें क्या किया गया, अलग अलग नेशंस की जो करेंसीज थी उनको आपस में कनेक्ट किया गया एक दूसरे से, और उन सभी करेंसीज को रिलेट किया गया डॉलर की वैल्यू से, और डॉलर की वैल्यू को रिलेट किया गया गोल्ड की वैल्यू से। और गोल्ड की वैल्यू ये थी कि 1 आउंस जो गोल्ड था, यानी कि लगभग 29 ग्राम जो गोल्ड था, उसकी कीमत तय की गई $35, यानी कि नेशनल करेंसीज को डॉलर से रिलेट किया गया और डॉलर को गोल्ड से रिलेट किया गया, और गोल्ड की जो वैल्यू रखी गई वो रखी गई $35 पर आउंस, यानी कि 29 ग्राम्स जो है वो $35 था। और इस सिस्टम को जो बोला गया वो बोला गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स पे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो वर्ष थे, ईयर्स थे, उनके बारे में देखते हैं। तो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और इसकी वजह से जो है ट्रेड इंक्रीज हुआ, व्यापार ज़्यादा हुआ, इन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई इकोनॉमी में, और जापान और जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस थे इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड था, विश्व व्यापार था, वो एनुअली यानी कि हर साल 8% के रेट से बढ़ने लगा 1950 से लेकर के 1970s तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स तक, 20 सालों तक एनुअली 8% की ग्रोथ जो है देखी गई वर्ल्ड ट्रेड में। उसके बाद इनकम्स की बात करें तो इनकम्स भी 5% एनुअल के हिसाब से जो है बढ़ने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, यानी कि बेरोजगारी जो दर थी वो 5% से नीचे ही रही। ठीक है, ये सब ब्रेटन वुड्स सिस्टम की वजह से हो रहा था। इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी है वो स्प्रेड होने लगी और डेवलपमेंट आने लगा इंडस्ट्रियल नेशंस में, और इसको देख करके जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, यानी कि जो नई नई देश जो आज़ाद हुए थे या जो अभी इतने डेवलप नहीं थे, उन्होंने भी जो है प्रोग्रेस करने की सोची, और उन्होंने भी जो है इन्वेस्ट करना, निवेश करना शुरू कर दिया ऐसी चीज़ों में, ऐसे इक्विपमेंट्स में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच।